कभी सोचा है कि एक जमीन जहां इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, वो सब अचानक एक राष्ट्र की भावना से कैसे बंध गए? आज हम उसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि 19वीं सदी में भारत का ये आइडिया, ये विचार आखिर पैदा कैसे हुआ। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये हुआ कैसे। एक जमाना था जब लोग खुद को बंगाली, मराठा या हैदराबादी कहते थे, भारतीय नहीं। तो फिर वो कौन सी चिंगारी थी, वो क्या वजह थी जिसने इन सारी अलग अलग पहचानों को मिलाकर एक साझा भारतीय पहचान बना दी? अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, राज्य और राष्ट्र। देखिए, राज्य यानी स्टेट तो एक पॉलिटिकल ढांचा है, उसकी एक जमीन होती है, सरकार होती है, कानून होता है। लेकिन राष्ट्र यानी नेशन एक एहसास है, एक अपनेपन की भावना। और आज की हमारी कहानी इसी एहसास, इसी चेतना के जन्म की है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं उस दौर से जब एक देश वाली चेतना तो थी ही नहीं और पहचान पूरी तरह से अपने अपने इलाके तक ही सीमित थी। उस जमाने में ये जो हमारा उपमहाद्वीप है ना, ये बस कई अलग अलग रियासतों और इलाकों का एक समूह था। लोगों की पहचान उनके घर, उनके गांव, उनके क्षेत्र से जुड़ी थी। इंडिया या भारत, ये शब्द ज्यादातर लोगों के लिए बस एक ज्योग्राफिकल टर्म था, उससे कोई इमोशनल कनेक्शन महसूस नहीं होता था। और यही कहानी में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक आयरॉनिकल ट्विस्ट आता है। कैसे एक विदेशी ताकत, ब्रिटिश साम्राज्य, ने अनजाने में ही वो हालात बना दिए जिनसे भारतीय एकता की नींव पड़ गई। सोचिए, अंग्रेजों ने तो अपने शासन को आसान बनाने के लिए पूरे भारत में एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन, एक जैसे कानून और एक ही इकोनॉमिक सिस्टम लागू किया था। पर हुआ क्या? इसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार अलग अलग इलाकों के लोगों को लगा कि वो सब एक ही छत के नीचे हैं और सबकी मुश्किलें, सबकी परेशानियां भी एक जैसी ही हैं। और हाँ, इन सब ने मिलकर उन सब के सामने एक साझा दुश्मन भी खड़ा कर दिया। और अगर पहले ये सिर्फ एक एहसास था, तो लॉर्ड लिटन के दौर ने तो इसमें जैसे आग ही लगा दी। जरा सोचिए, एक तरफ देश में भयानक अकाल पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो दिल्ली में एक शाही दरबार लगा रहा है। फिर उसके कानून जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसने लोकल अखबारों का गला घोट दिया, या आर्म्स एक्ट, ये सब खुलेआम भेदभाव करने वाले और दमनकारी थे। इन सब नीतियों ने पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। अब देखिए, लिटन के बाद एक थोड़ा बेहतर वाइसरॉय आया, लॉर्ड रिपन। उसने इल्बर्ट बिल लाकर बराबरी की एक कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, बिल नाकाम हो गया। और इस एक घटना ने भारतीय नेताओं की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया कि चाहे अंग्रेजी शासक जालिम हो या हमदर्द, असली तरक्की उनके राज में मुमकिन ही नहीं है। तो एक तरफ तो जमीन पर यह राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त एक और क्रांति हो रही थी विचारों की दुनिया में। और इसी क्रांति ने इस बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को एक शक्ल दी, एक आवाज दी। इसे ऐसे समझिए जैसे राष्ट्र बनाने की कोई रेसिपी हो। 3 चीजें बहुत जरूरी थीं। पहली, आधुनिक शिक्षा। दूसरी, एक आजाद और बेबाक प्रेस। और तीसरी, अपने शानदार इतिहास पर एक नया गर्व, एक नया यकीन। देखिए, जो वेस्टर्न एजुकेशन आई, वो अपने साथ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, नेशनलिज्म जैसे नए नए आइडियाज लेकर आई। फिर था प्रेस, जो इन आइडियाज को देश के कोने कोने तक ले गया और एक नेशनल डिबेट शुरू हुई। और शायद सबसे जरूरी, जब हमारे ही स्कॉलर्स ने भारत के गौरवशाली अतीत को दुनिया के सामने रखा, तो लोगों में एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा हुआ। अब इस पूरी जागृति का, इस जागरण का इंजन कौन बना? वो था एक नया क्लास, अंग्रेजी पढ़ा लिखा मिडिल क्लास। ये जो वकील, टीचर्स, डॉक्टर्स थे, इनके पास एक राष्ट्रीय एजेंडा बनाने के लिए सोच थी, हुनर था, और सबसे बड़ी बात, इनके पास इंग्लिश के रूप में एक कॉमन भाषा थी जो पूरे देश को जोड़ सकती थी। ठीक है, तो विचार तो हवा में थे, लेकिन अब उन्हें जमीन पर उतारने का वक्त था। अब बात करते हैं एक्शन की। भारत में पहले राजनीतिक संगठन कैसे बने और कैसे आगे बढ़े। आप इस टेबल को देखिए, फर्क साफ नजर आता है। शुरू के संगठन जैसे जमींदारी एसोसिएशन, वो सिर्फ अपने छोटे से ग्रुप के फायदे की बात करते थे। लेकिन बाद में जो इंडियन एसोसिएशन जैसे संगठन आए, उनका नेतृत्व मिडिल क्लास के हाथ में था और उनका मकसद सच में पूरे राष्ट्र के लिए था। अच्छा, उस वक्त के जो नेता थे, उनका तरीका क्या था? वो कोई क्रांति नहीं चाहते थे, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। वो संवैधानिक आंदोलन में यकीन रखते थे, मतलब कानून के दायरे में रहकर, पिटीशन भेजकर, लॉबिंग करके। उन्हें उम्मीद थी कि वो लंदन में बैठी संसद को सुधार के लिए मना लेंगे। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां ये सारे अलग अलग धागे
चाहे वो राजनीतिक गुस्सा हो, नए विचार हो या संगठन बनाने का अनुभव, सब आकर एक जगह मिलने वाले थे। एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन पूरी तरह तैयार हो रही थी। कांग्रेस के बनने से ठीक पहले जो सबसे बड़ा और सबसे अहम संगठन था वो था इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की लीडरशिप में इसने न सिर्फ लिटन की नीतियों को सीधी चुनौती दी, बल्कि पहली बार एक ऑल इंडिया मूवमेंट खड़ा करने की एक बहुत ही गंभीर कोशिश की। और फिर साल आया 1883, जब पहली बार एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई। इसे आप एक तरह से कांग्रेस के लिए ड्रेस रिहर्सल कह सकते हैं। दशकों की मेहनत के बाद इसने ये साबित कर दिया कि एक देशव्यापी राजनीतिक मंच अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत बन सकता है। तो मतलब एक आइडिया जन्म ले चुका था, एक सोच जाग चुकी थी और नेता भी एकजुट हो रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। और सवाल ये है, क्या सिर्फ एक आइडिया से राष्ट्र बन जाता है या उसे हकीकत बनाने के लिए एक लंबे संघर्ष की जरूरत पड़ती है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।